तो भाई वो मैंने आज पैसे भिजवा दिए थे अपने दोस्त को, तो अच्छा, आपको आज या कल में मिल जाएंगे फिर वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, एक चीज हमारे पास होती है, वो कहते हैं उसको व्यू। ठीक है ना? सही। तो मेरा ख्याल है एक व्यू मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल चीज है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन यूज होता है व्यू। तो व्यू किस तरीके से है हमारे पास के जो है, वेबसाइट पे ये सारे डेटाबेस आपके पास आ रहे हैं। ठीक है ना? और आने वाली क्लासेस में हम डेटा को किस तरह इंपोर्ट करते हैं, किस तरह एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी देखेंगे। और डेटाबेस के इन्वायरमेंट्स भी देखेंगे कि जैसे माई एसक्यूएल है, उसमें काम कैसे होता है। बहरहाल अभी मैं आपको व्यू करवाने लगा था, और व्यू के लिए मैं थोड़ा सा देख लूँ डेटाबेस हमारे पास हम कौन सा यूज कर सकते हैं। यूज न्यू कंपनी जो है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, एक तो मैं आपको इस टेबल के अंदर हमारे पास ये एक डेटाबेस मौजूद है। ठीक है ना? इस डेटाबेस के अंदर ये जो एबीसी कंपनी है, इसके अंदर एम्प्लॉय का टेबल मौजूद है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। एडमिन है हमारे पास, सेल्स है हमारे पास, मार्केटिंग है हमारे पास। तो मैंने आपको एक क्यूरी करवाई थी, और वो क्यूरी ये थी कि जनाब हम ग्रुप बाय कर सकते हैं। ठीक है ना? ग्रुप बाय में क्या होता है कि आपके पास क्या बन जाता है, ग्रुप बन जाता है। ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लिखते हैं सिलेक्ट, और हम कहते हैं कि जनाब काउंट कर दो। क्या चीज काउंट कर दो? डीईपीटी को, लेट से कॉलम को ले लेते हैं काउंट के अंदर। ठीक है ना? और कॉमा डीईपीटी, दोबारा डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, यानी हमारे पास डिपार्टमेंट आ जाए। और जो है फ्रॉम, टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ग्रुप बाय हम कर देंगे डीईपीटी। अब इससे होगा क्या देखें। इससे होगा ये कि चलाते हैं इसको। इससे हो ये रहा है आपके पास कि इसने डिपार्टमेंट्स को एक ग्रुप में कर दिया। ठीक है ना? और उसके साथ काउंट कर लिया। यानी ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि एडमिन के अंदर टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 4 हैं। यानी एडमिन में 4 लोग हैं, मार्केटिंग में कितने, 2 लोग हैं, और सेल्स में कितने, 2 लोग हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है क्यूरी ग्रुप बाय की। पहले मैंने करवाई है, लेकिन जो है ना, एक आध दफा से ये नहीं मसला हल होगा, इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और एग्रीगेट फंक्शंस के साथ हम ये
इसी तरीके से ग्रुप बाय लगा सकते हैं, यानी मैक्सिमम के साथ लगा सकते हैं, मिनिमम के साथ लगा सकते हैं, एवरेज के साथ लगा सकते हैं। तो ये आपको ना अच्छे से आना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से देखिए एक चीज और है, यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट आ रहा है नीचे, इसमें लिखा हुआ है नो कॉलम नेम, ठीक है ना। तो आप क्या हम्म, कर सकते हैं कि इसके साथ एस लगाते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं नंबर ऑफ, अंडरस्कोर के साथ करेंगे, क्योंकि अगर आप बगैर अंडरस्कोर के करेंगे तो वो एरर देगा आपको, वो हर वर्ड को अलग अलग ट्रीट करेगा। तो अब आप देखें कि ऊपर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो इस तरह से एज लगा के आप क्या कर सकते हैं, उसका उसको नाम दे नाम दे सकते सकते हैं। हैं। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखिए इसी क्यूरी को हम करते हैं और इसमें मैं सिर्फ क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं इसमें सिर्फ जो है लेट्स से कि एडमिन डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखना चाह रहा हूँ। तो अब उस सूरत में आपको पता है कि देखिए उस सूरत में आपके पास वेयर का क्लॉज लगता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने क्या इस्तेमाल करा है, ग्रुप बाय इस्तेमाल करा है, तो हम यहाँ पे वेयर का क्लॉज नहीं लगा सकते। आखिर में हमें लगाना पड़ेगा हैविंग का क्लॉज। तो हैविंग DEPT इक्वल्स टू सिंगल क्वाड में हमने दे दिया एडमिन, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे आपको सिर्फ एडमिन के रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो ये हैविंग का कीवर्ड है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हैविंग का कीवर्ड पहले नहीं करवाया है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरीके से एक दफा इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये हमारा काउंट सही काम कर रहा है। तो आप देखें कि एडमिन में एक दो तीन चार हैं, तो चार ही आ रहा है हमारे पास, सेल्स में दो है, मार्केटिंग में दो है। तो ये परफेक्ट काम हमारे पास इस तरीके से कर रहा है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसी क्यूरी को यहाँ पे चलाते हैं और यहाँ पे इसकी जगह मैक्स लिखते हैं और यहाँ पे इसको कर लेते सैलरी, ठीक है ना। और यहाँ पे करते हैं मैक्स सैलरी और डिपार्टमेंट और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि आपको क्या दिखा रहा है, मैक्सिमम सैलरी दिखा रहा है और हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ हमने ये क्वेरी पहले भी चलाई है, अगर आप सिर्फ इसको इस तरह से करेंगे तो ये आपको मैक्सिमम सैलरी दिखा देगा, है ना, 80,000। और हाँ। अगर आप इसको इस तरह से चलाते हैं तो क्या करता है, डिपार्टमेंट्स को ग्रुप में करता है और फिर हर डिपार्टमेंट को आपको क्या दिखाता है, मैक्सिमम सैलरी दिखाता है। और इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पे हैविंग लगाते हैं हम, और जो है डिपार्टमेंट इक्वल्स टू सेल्स करते हैं, तो ये आपको सेल्स के अंदर मैक्सिमम सैलरी दिखा रहा है। तो ये हैविंग हमारे पास जरूरी है। अच्छा, इसी तरीके से देखिए ये क्यूरी है मेरे पास जिसमें हैविंग मैं लगा रहा हूँ और इसको चलाता हूँ मैं अपने पास, सॉरी, ये क्यूरी है, हम चलाते हैं इसको, ठीक है ना। अब ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी दिखा रहा है। आप चाह रहे हैं ये आए तो रिजल्ट इसी तरीके से, लेकिन ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आए,
ठीक है ना। तो हम्म। ये अभी आपके पास, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में आया अभी ये। मैक्सिमम सैलरी ऊपर दिखा रहा है, ठीक है, और जो है 45,000 नीचे दिखा रहा है। तो आप इसको ऑर्डर देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर बाय। ठीक है ना, तो ऑर्डर बाय आपने कर दिया, तो ऑर्डर बाय बाय डिफॉल्ट आपके पास असेंडिंग के अंदर दिखाता है, और असेंडिंग में जो लोएस्ट होता है वो ऊपर चला जाता है। यानी असेंडिंग का ठीक है। मतलब 1 2 3 होता है ना, वन ठीक टू है। थ्री ऑनवर्ड्स, और डिसेंडिंग का मतलब रिवर्स के अंदर होता है। तो जब आप ऑर्डर बाय करते हैं तो वो आपको क्या करता है, मैक्स सैलरी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी देखें, आप नोट करें कि ऑर्डर बाय हमने मैक्स सैलरी करा है। मैक्स सैलरी हमारे पास इटसेल्फ कोई टेबल का कॉलम नहीं है। मैक्स सैलरी क्या है, यहाँ पे आपने बनाया है, ठीक है ना। जी। तो उस मैक्स सैलरी को भी आप क्या कर सकते हैं, अपने पास क्यूरी के अंदर यूज कर सकते हैं। ये कॉलम टेबल का नहीं है, ये कॉलम आपने यहाँ क्रिएट किया था यहाँ पे, और उसी कॉलम को फिर आपने आगे ऑर्डर बाय के अंदर यूज कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप डिसेंडिंग DESC लिखेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग के अंदर आपके पास आ जाएगा ये। अच्छा जी, इसी तरीके से ये तो हमारे पास हैविंग बताना था आपको, मैंने वो बता दिया। अगली चीज जो बतानी थी आपको, वो बतानी थी ये। अब लेट्स से कि देखिए, ये एक जो है ना, मैंने क्यूरी बनाई है, ठीक है ना, और इस क्यूरी को मैं चाह रहा हूं कि मैं जो है एक व्यू बना दूं। व्यू आपके पास क्या होता है, व्यू आपके पास बेसिकली टेम्पररी टेबल होता है। एक आर्जी तौर पे आप टेबल बना लेते हो, और वो टेबल एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो एक टेबल की तरह ही बिहेव करता है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आप लिखते हो क्रिएट व्यू एज क्रिएट व्यू एज, कुछ गलती कर रहा हूँ सिंटेक्स के अंदर में। अच्छा, क्रिएट व्यू एज नाम भी देना होगा मुझे, मैं नाम नहीं दे रहा। क्रिएट व्यू एज जो है मैक्स सेल, क्रिएट व्यू मैक्स सेल एज। मैं पहले आप सही किया मैंने, अब मैं इसको चलाता हूँ। क्रिएट व्यू सेल, the order by clause is invalid in views inline function deliver table subsequences। अच्छा जी, क्या कह रहा है कि भाई ऑर्डर बाय का क्लॉज जो है इनवैलिड है व्यू के अंदर, ठीक है। तो हम ऑर्डर बाय के बगैर इसको चलाते हैं, ये वाला जो हमारा है। ठीक है ना, ये व्यू हमारे पास बन गया। अब ये जो आपके पास मैक्स सेल है ना, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक टेम्पररी टेबल इसने बना दिया है। अब इस टेम्पररी टेबल को आप किस तरह से यूज कर सकते हो, बिल्कुल टेबल की तरह यूज कर सकते हो। यानी अगर आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम MAX SAL, और इसको चलाते हो, तो देखो आपको ये वही रिजल्ट दे रहा है जो आपको ये वाली क्यूरी दे रही है, ठीक है ना। अब फर्क ठीक है। क्या है इसके अंदर,
देखिए फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये आपके पास अगर आप देखें तो नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं आपके पास, वो कितने सारे आपने इसके अंदर यूज किए हैं, यानी अच्छी खासी लंबी क्यूरी है ये, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने क्या किया है कि आपने सिंपल सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैक्सवेल कर दिया है, तो वही काम आपका मुख्तसर हो गया है, और वो एक टेबल के तौर पे आपके पास आ गया है। तो ये तो अभी फिर भी हम मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे निकाल रहे थे। तो आप देखें कि अगर ज्वाइंट्स का के काम को अगर आप देखें कि जो हमने ज्वाइंट्स का काम कर रखा है, उसका अगर हम व्यू बना लें हमारे पास, तो हमारा काम और जो है ना हमें आसान हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैं करता ही हूँ कि पुराने काम में से ज्वाइंट्स को हम निकालते हैं, बजाय ये कि क्यूरी को दोबारा लिखूं मैं। तो हमने जो ज्वाइंट्स पढ़ रखा है उसमें से कोई क्यूरी को निकालते हैं, और जो है ना उसका हम व्यू बनाते हैं। तो एसक्यूएल के नाम से मेरे पास सेव है क्यूरीज, तो इसके अंदर ज्वाइंस होने चाहिए मेरे पास। ठीक है ना, जैसे ये मेरे पास ज्वाइंस मैंने पढ़ाए थे, तो ये ज्वाइन का एक टेबल है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसको चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं अभी उस डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं हूँ। तो इस डेटाबेस के अंदर जाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, ये न्यू स्कूल के नाम से डेटाबेस है। डेटाबेस देखें, आप यहाँ से भी जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ से न्यू स्कूल में चला गया। अब इस ज्वाइन को चलाता हूँ मैं अपने पास, चेक करता हूँ, तो देखिए ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ कि मैं क्रिएट व्यू, और ये इनर ज्वाइन है, INGOIN ज्वाइन, ठीक है ना। ये याद रखिए कि कभी भी जो है ना आप जो भी टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं, फील्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, यानी कि यूजर डिफाइन जो भी चीजें होती हैं वो आपकी आ, अलग होनी चाहिए कीवर्ड से, जो एसक्यूएल सर्वर का। यानी यहाँ पे हम इनर ज्वाइन नहीं लिख सकते जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको डिफरेंट करने के लिए IN ज्वाइन हमने लिखा है एज, और ये वाली क्यूरी पूरी की पूरी मैं आगे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये इसको मैं अब चलाता हूँ अपने पास, तो देखिए ये एक मेरे पास व्यू बन गया इन ज्वाइन के नाम से। अब जब कभी भी मुझे ये चलाना है, ये वाला ज्वाइन, ठीक है ना, और हम्म। ये चलाना है, तो मुझे ये पूरा चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक अदद व्यू बना हुआ है, और मैं यहाँ पे जाके करूंगा सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम INJOIN ज्वाइन, ठीक है ना। और इसको मैं इस तरीके से चला दूंगा, तो देखिए एग्जैक्टली आपको ये वही सेम रिजल्ट दे रहा है, ठीक। ठीक है ना, जो आपके पास है। अच्छा, इसी के अंदर देखें एक चीज और भी है, मैं आपको बताऊं, एंड दैट इज के हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिलेक्ट AD अंडर स्कोर नेम फ्रॉम IN ज्वाइन। समझ में बात? यानी मैं जैसे मैंने आपको बताया था, वो एक टेबल की तरह बिहेव करेगा, एक टेबल की तरह उसको आप यूज कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली में टेबल के तौर पे नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन टेबल की तरह बिहेव करता है। तो आप देखें उसकी एक फील्ड को भी सिर्फ हम जो है ना टेबल की तरह, जैसा टेबल में से आप किसी एक फील्ड का डेटा देखते हैं, तो इसी तरीके से इसको भी आप इस तरह से यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से ज्वाइंस काम करते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसी तरीके से देखें, मैं अभी जो है ना, मैं आज की क्लास के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, और आप भी डेटाबेस बना लीजिएगा।
और अगली क्लास के अंदर ना उस डेटाबेस के अंदर हम ट्रिगर बना के और उसको समझने की कोशिश करेंगे। और डेटाबेस हम क्या बनाने लगे, मैं जो है नई यहाँ से क्यूरी विंडो ले लेता हूँ। डेटाबेस हम क्या बनाने लगे, किसी स्टोर का बनाने लगे, ठीक है ना। उसको सिंपल सा रखते हैं हम अपने पास। और उसके अंदर हम जो है ना तीन हमारे पास टेबल्स मौजूद है, एक सेल्स का है और एक जो है ना हमारे पास परचेज का है और एक हमारे पास स्टॉक का है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखने लगे हैं क्रिएट डेटाबेस एबीसी स्टोर, ठीक है ना। तो एक स्टोर के लिए हमने डेटाबेस बनाना, या उस डेटाबेस के अंदर आने के लिए आपको पता है यूज एबीसी स्टोर हमने कर दिया। और इसके अंदर अब आप क्या बनाने लगे, इसके अंदर आप टेबल क्रिएट करने लगे हैं। तो आप कह रहे हैं क्रिएट टेबल, एंड टेबल का नाम आप देने लगे सेल्स, ठीक है ना। अब सेल कोई चीज हो रही है। अच्छा, सेल से पहले टेक्निकली देखें, चीजें परचेज होती हैं आपके पास, तो पहले परचेज बना लेते हैं। तो आप परचेज के लिए आपके पास जो है आ, हमने एक टेबल बना लिया और इस परचेज को यहाँ पे हमने दे दिया पी आई डी, यानी कि परचेज आईडी जो कि इंटीजर है और ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। यानी ऑटो इंक्रीमेंट है ये। इसी तरीके से आपके पास पी नेम, यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है, आपने उसका नाम ले लिया। वर्ग 4 कर देते हैं इसको। और पी डेट, यानी कि जिस डेट को आप उसको खरीद रहे हैं। और यहाँ पर भी इसको सेव करने के लिए अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है ना। पी क्वांटिटी, यानी किस क्वांटिटी में खरीद रहे हैं आप, इंटीजर होगा आपके पास। और पी कॉस्ट, किस कॉस्ट पे आप खरीद रहे हैं, ये भी आपके पास क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पास जो है हम ये टेबल को क्रिएट करते हैं, तो ये टेबल हमारे पास परचेस का क्रिएट हो जाता है। तो कोई भी चीज़ आपके पास आती है तो उसका नाम होता है, उसकी डेट है, क्वांटिटी है, कॉस्ट है। अच्छा, और इसमें अंदर चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट के नाम के साथ उसकी जो कंपनी है वो हो सकता है और उसका साइज हो सकता है। तो बहरहाल फिलहाल उसको हम मुख्तसर रख रहे हैं फील्ड्स को, ताकि जो है ना हमें इशू ना हो। हम जो है ना जो ट्रिगर का काम है वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है हमारा, लेकिन इससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो फील्ड्स कम ज़्यादा हो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, फील्ड आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, उसको हम बढ़ा सकते हैं बाद में भी। तो जो फंक्शनैलिटी है वो इन फील्ड से हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये परचेज हो गया, इसी तरीके से हम सेल्स का करते हैं। अच्छा, सेल्स के अंदर हमारे पास क्या आ गया कि सेल आईडी आ गई, ठीक है ना, एस अंडर स्कोर आईडी। और ये इंटीजर है और ये आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पे आपको पी आई डी रिक्वायर्ड है। पी आई डी क्या है आपके पास, जो आपने परचेज करते हुए जो उसको आईडी दी थी वो आईडी आपके पास यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो ये आपने आईडी दी, परचेज आईडी, और जो है आपने यहाँ पे इसको इंटीजर दिया। और यहाँ पे इसको आपने जो चीज सेल हो रही है, अब देखें जो चीज भी आपके पास सेल हो रही है, जब आपने उसकी
आपने जब उसकी प्रोडक्ट आईडी दे दी यहाँ पे, तो उसका तमाम चीजें यहाँ पर आ गई। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो कॉस्ट है आपके पास, जो परचेजिंग कॉस्ट है और जो सेल कॉस्ट है, उसके अंदर फर्क आपके पास होगा। तो एक तो ये कि आपने एस अंडर स्कोर क्वान्टिटी, किस क्वांटिटी में उसको सेल किया, ये आपको देना है। और फिर एस अंडर स्कोर कॉस्ट, किस कॉस्ट में आपने उसको सेल किया, ये आपको उसको देना है। और फिर एस अंडर स्कोर डेट, जिस डेट को आपने उसको सेल किया, वो आपको देना है। ठीक है ना? तो ये हमने एक सेल्स का टेबल बना दिया। इसी तरीके से हमारे पास इसी डेटाबेस के अंदर एक और टेबल होगा, एंड दैट इज स्टॉक। स्टॉक क्या कर रहा है आपके पास, कि स्टॉक आपके पास जनाब जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, वो अभी कितनी क्वांटिटी में मौजूद है आपके पास, वो यहाँ पे मैनेज होगी। तो जैसे ही कोई चीज परचेज होती है तो स्टॉक के अंदर वो ऐड हो जाती है, और जैसे ही कोई चीज सेल होती है तो स्टॉक के अंदर से वो माइनस हो जाती है। हम ये चाह रहे हैं, एक तो ये कॉन्सेप्ट हम समझें कि किस तरह से एक इन्वेंट्री मैनेज होती है डेटाबेस के अंदर। दूसरी बात ये कि हम ये चाह रहे हैं कि हम ट्रिगर ऐसा बना दें कि जैसे ही कोई चीज परचेज हो तो स्टॉक में ऐड हो जाए, जैसे ही कोई चीज सेल हो तो स्टॉक से क्या हो जाए, माइनस हो जाए। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, उसके साथ साथ हमें थोड़ा इन्वेंट्री का भी समझ में इससे आ जाएगा कि डेटाबेस एक्चुअली काम किस तरह से कर रहा होता है। तो क्रिएट टेबल हमने स्टॉक किया, यहाँ पे हम स्टॉक आईडी दे देते हैं, और इंटीजर आइडेंटिटी, और इसी तरीके से हम जो है, अगेन हमारे पास जो प्रोडक्ट की आईडी है वो हमें यहाँ पे चाहिए होगी, इंटीजर। और क्वांटिटी हमें यहाँ पे चाहिए, तो एस क्वांटिटी कर देते हैं कि किस क्वांटिटी में हमारे पास वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्वांटिटी स्टॉक के अंदर मैनेज हो रही होती है कि आपके पास किस क्वांटिटी के अंदर वो चीज है। तो इससे हमारे पास स्टॉक मैनेज होगा। और कोई फील्ड स्टॉक में अभी तो मुझे समझ नहीं आ रही, फिर बाद में इसको देखेंगे हम, अगर काम करते हुए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो। ठीक है ना? तो ये हमने स्टॉक भी मैनेज कर लिया। अब हम परचेज के अंदर 6-8 आइटम्स को ऐड करेंगे, और फिर उसको सेल करके देखेंगे। और जब परचेज के अंदर हम कोई आइटम ऐड करेंगे, तो हम ये चाहेंगे कि वो आइटम क्या हो, ऑटोमेटिकली स्टॉक के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए। और एक आइटम अगर आप दोबारा खरीदते हैं तो वो भी स्टॉक के अंदर क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। हम्म। समझ रहे बात? दो चीजें, एक तो नया आइटम स्टॉक में ऐड हो जाएगा, एक आइटम जो आप दोबारा लेते हैं पहले से मौजूद है स्टॉक के अंदर, तो वो आपके पास क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से इस फंक्शनैलिटी को हमने ना काम करना है इसके ऊपर। तो ये डेटाबेस आप क्रिएट कर लीजिएगा अपने पास। अगली क्लास के अंदर इसके ऊपर हम काम करके इसकी फंक्शनैलिटी को समझते हैं कि किस तरीके से काम होगा, ट्रिगर किस तरह इसके ऊपर चलेगा, ऐड और डेट डिलीट किस तरीके से काम करेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप कर लीजिएगा। व्यू मैंने आपको आज करवा दिया, ग्रुप बाय हमने किया था लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, तो ग्रुप बाय हमने किया है, उसके साथ हैविंग का क्लॉज किया है, ऑर्डर बाय उसके साथ हमने लगाया है। अच्छा, जो ग्रुप बाय और हैविंग किया है ना, उसकी सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट है कि वो इसी सीक्वेंस के साथ चलेगा क्यूरी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और व्यू भी देख लीजिएगा। व्यू मैंने बताया आपको टेम्पररी टेबल होता है हमारे पास, तो ये तमाम चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा प्रैक्टिस करके, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये आपने कर लिया है। और ये आप अगर देखें, फिर अगर ये इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये वाले की ना, तो फिर अगली क्लास में इसको करवाना मुश्किल होगा। तो इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? जी इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा डेटा डाल के इसमें। ठीक। ठीक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। चलो ओके।